A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is employment. Okay. So in the last class we have studied last topic that is that is growth and changing structure of the employment. So in today's class we are going to start with the informalization of the Indian workforce. So in which we will discuss about the what is the formal and the informal sector, formal or the organized sector, and the informal as the or the unorganized sector. So we will going to start these topic in the today's class. So let's get started. That is informalization of the Indian workforce. Informalization of Indian workforce. So one of the objective of the development planning in India since independence has been to provide decent livelihood to its people. ठीक है, जो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट प्लानिंग का वो क्या था, इंडिपेंडेंस से ही कि जो भी यहाँ के पीपल हैं उनको क्या हो, एक डिसेंट सी लाइवलीहुड उनको मिल जाए, कि प्रॉपर जो भी बेसिक नीड्स है वो उनकी फुलफिल हो जाए. So it has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus worker from agriculture to industry with better standard of living as in developed country. ठीक है, फिर उसमें ये भी डिस्क्राइब किया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी से ये देखा गया कि जो बहुत ज़्यादा पीपल दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर, वो वहाँ से क्या थे, शिफ्ट होके वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे थे. ठीक है, सो दो देयर हैज़ बीन टेंडेंसी टू शिफ्ट फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, तो वहाँ पे एक ये भी टेंडेंसी थी कि शिफ्ट कहाँ से करना था, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करना था, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन था, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे. सो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड ऑन द फार्मिंग एज द मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड. कि जो हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स थी, मोर ऑफ द हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स पीपल आर एंगेज्ड इन दी बेसिकली दी उनका जो मेन मोटिव था या लाइवलीहुड क्या था, वो एग्रीकल्चर ही था. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट ओवर द ईयर्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हैज़ नॉट बिकम बेटर. ठीक है, एक फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ईयर बाय ईयर ये देखा जा रहा है कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो रही है, वो बेटर नहीं हो रही है. सो वी फाइंड दैट a small section of the Indian workforce is getting regular income compared to the others who do not get the regular income. ठीक है, तो बहुत स्मॉल सेक्शन में ही इंडियन वर्कफोर्स ऐसे हैं जो उनको सैलरी प्रॉपरली मिल रही है, जितनी उनकी सैलरी है और रेगुलर मिल रही है. बाकी को देखा जा रहा है कि उनको बेटर एक रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है. सो अदर बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिल रहे हैं, लाइक मैटरनिटी लीव्स हो गया या अदर रिटायरमेंट पेंशंस हो गए, ये सारी चीज़ भी और सबको नहीं मिल रही थी. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो जो भी स्ट्रक्चर है इंडिया का उसको टू में डिवाइड किया गया. सबसे पहला था दैट इज फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर जिसे और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सेकेंड वन इज दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो सेक्टर क्या है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. ठीक है, सो फर्स्टली डील करते हैं हम लोग दैट इज व्हाट इज फॉर्मल और दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं. सो ऑल दी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट. अब अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर्मल सेक्टर में बस गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, जो भी सर्टेन उनकी वो है कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसको फुलफिल कर लेते हैं. ठीक है, सो ऑल दी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर, जो क्या कर रहा है 10 और मोर देन 10 वर्कर्स को क्या कर रहा है, हायर कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, मतलब कि वो सारे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट और सारे पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर जो क्या करें 10 और मोर देन 10
पीपल को हायर कर रहा है उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर. सो एम्प्लॉयज वर्किंग इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड दी फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो क्या हैं इस एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज दी फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. ठीक है, सो द गवर्नमेंट थ्रू लेबर्स लॉ इनेबल देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट इन अ वेरियस वेज. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो भी लेबर लॉज बनाए गए हैं उन लॉ के थ्रू उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करती है. सो दीज वर्कर आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. ठीक है, इन सारे फॉर्मल जो भी सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं उनको क्या मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है, सच एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन एक्सेट्रा. सो दीज अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर. ये जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है उनसे ज़्यादा क्या करते हैं, ये अर्न करते हैं. सो दीज वर्कर्स फॉर्म ट्रेड यूनियंस. ये जो हैं ये ट्रेड यूनियन भी बनाते हैं, मतलब एक उनका यूनियन भी होता है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्या है डिस्कस भी करते हैं. एंड हैव दी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. और उनकी क्या होती है, एक बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर कोई भी उनको बार्गेनिंग करनी है कि उनकी वेज अगर कम दी जा रही है तो उस पर वो बार्गेन भी कर सकते हैं, एज देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय दी वेरियस लेबर लॉज. क्योंकि उनकी जो भी राइट्स है वो क्या है, लेबर लॉज के थ्रू प्रोटेक्टेड है. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड इन 2016, 30 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड और दी फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, ये जो डेटा दे रहा है आपका 2016 का, जिसमें कह रहा है कि 30 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ 473. ठीक है, 30 मिलियन वर्कर्स जो हैं, जो 473 मिलियन वर्कर्स में से 30 मिलियन वर्कर्स क्या हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स जस्ट 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स आर इंगेज्ड इन दी फॉर्मल सेक्टर. मतलब अगर टोटल वर्कफोर्स का देखेंगे तो बस 6% पीपल क्या है वो इंगेज किस में है, फॉर्मल सेक्टर में. बाकी जितने बचे अराउंड 94% पीपल आर इंगेज्ड इन दी इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दैट इज इनफॉर्मल और द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इनफॉर्मल और द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो ऑल प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स. ठीक है, सो सारे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जो क्या करते हैं, लेस देन 10 वर्कर्स को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल और दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो एम्प्लॉयज वर्किंग इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड दी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. जो भी एम्प्लॉयज इसमें वर्क कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. सो दीज वर्कर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. ठीक है, जो भी इस इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलती है, सच एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा. दीज डू नॉट गेट दी एनी रेगुलर इनकम. और उन्हें कोई रेगुलर इनकम भी नहीं है. दीज डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट. उन्हें कोई भी लॉ जो भी बनाए गए हैं लेबर लॉज उनके थ्रू इनको प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं किया जाता है. सो दीज वर्कर्स कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन. ये जो वर्कर्स हैं वो अपना कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकते. एंड दे हैव दी वीक बार्गेनिंग पावर. उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो भी क्या होती है, वीक होती है. एंड देयर राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज. कि जो भी लेबर लॉज के थ्रू इनकी जो भी राइट है उसको भी क्या है, प्रोटेक्टेड नहीं है. सो वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन. जब भी जो भी एम्प्लॉयर है उसको लगता है कि ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वो क्या कर देता है, उसको डिसमिस्ड कर देता है, निकाल देता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन. कोई उसको कोई भी कॉम्पनसेशन दिए बिना. सो दीज सेक्टर इंक्लूड्स million of the farmers, agricultural laborers, owners of the small enterprises, etc. So technology used in the informal sector enterprises is generally outdated. ठीक है, तो इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस है. सो टेक्नोलॉजी जो इनफॉर्मल सेक्टर में यूज़ हो रही है वो भी क्या होती है, आउटडेटेड होती है, वो भी अपडेटेड नहीं होती है. एंड दे यूजुअली ऑल्सो डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ द अकाउंट. ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर्स. इसमें क्या है, जो नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर्स है, मतलब जो फार्म में काम नहीं करते हैं, वो भी हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड हेड लोड वर्कर्स. ठीक है, वो क्या है, एक एम्प्लॉय ज़्यादा काम करते हैं, जैसे वो क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, कंस्ट्रक्शन और हेड लोड वर्कर जो अपने हेड पे बहुत सारे लोड को भी लेके चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड इन द 2016
around 30 million workers out of 473 million workers are working in a formal sector. In other words, about 94% of the total workforce is in informal sector. ठीक है, so 94% जो workers हैं वो total workforce के वो किस में हैं, informal sector में. So developmental planning envisaged that as the economy grows, more and more workers would become formal sector workers and the proportion of the workers engaged in the informal sector would dwindle. Dwindle means decline. बट दिस डिडेंट हैपन इन इंडिया. ठीक है, ये देखा गया था कि जब डेवलपमेंट प्लानिंग हो रही थी तो कि फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ किया जाएगा, उसमें वर्कफोर्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा, बट आज तक ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है. अभी भी जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें लोग ज़्यादा इंगेज्ड हैं. सो आउट ऑफ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ओनली 6 मिलियन अबाउट 21% आर विमेन. मतलब ठीक है, अगर 30 मिलियन फॉर्मल वर्कर्स में है तो ओनली 6 मिलियन, मतलब 6 मिलियन दैट इज 21% विमेन है. इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेल वर्कर अकाउंट फॉर द 69% ऑफ द वर्क फोर्स. ठीक है, और अगर हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में देखते हैं तो 69% क्या है, वो मैन है वर्कफोर्स के. सो वर्कफोर्स में. सो वी ऑब्जर्व दैट द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज डिक्लाइंड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर and has increased in the unorganized or the informal sector. So this situation is termed as the informalization of the workforce. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, that is informalization of the Indian workforce. का मतलब ये कि refers to the situation जब क्या हो रहा है कि proportion of the workforce in the informal sector to the total workforce increases. total workforce का जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उसकी वर्कफोर्स कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज हो रही है. पीपल आर मोर इंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स. इसी को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स बोलते हैं. सो अभी एक नीचे एक बॉक्स में दे रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है. सो द डिक्लाइन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991. एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू ऑल कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 1991 में आया था तो उसमें क्या हुआ था, हम लोग किसकी बात किए थे, 3 बात किए थे ना, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया कि जो भी गवर्नमेंट की डिफरेंट PSUs थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे ऑल आर सोल्ड टू दी प्राइवेट सेक्टर्स. उनको प्राइवेट सेक्टर में क्या कर दिया गया था, सोल्ड कर दिया गया था. तो बहुत कम ही गवर्नमेंट की क्या थी, इंटरप्राइजेस बची थी, तो इसलिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाती थी. सो नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग इंस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड टू शिफ्ट अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टेब्लिशमेंट है अभी भी जो मतलब जो फॉर्मल सेक्टर बचे थे उसमें क्या था, दे टेंड टू शिफ्ट टू दी कैपिटल इंटेंसिव. वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे थे. मतलब लेबर को वो ज़्यादा हायर नहीं करके वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे जो भी फॉर्मल सेक्टर में. तो इसलिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट नहीं हो रही थी. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉबलेस ग्रोथ क्या कहता था कि ग्रोथ तो हो रहा है, GDP कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, बट इग्नोरिंग दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है वहां पे जनरेट नहीं हो रही हैं. क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि जो भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि लोग क्या थे, जो भी फॉर्मल सेक्टर्स थे या इनफॉर्मल सेक्टर्स थे, लोग पीपल आर मूविंग टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू दी लेबर. ठीक है, सो थर्ड वन इज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दी फॉर्मल सेक्टर्स आर नॉट ग्रोइंग. ठीक है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है फॉर्मल सेक्टर में वो भी क्या कर रही है, वो ग्रो नहीं कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टॉपिक इज दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. सो जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग का क्या है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इफ पीपल हैव वांट टू डू जॉब बट दे डू नॉट गेट दी जॉब. उन्हें क्या है, वो काम करना चाहते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है. इसमें क्या क्या पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या क्या टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, एंड देन
कॉजेज क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, इफेक्ट्स क्या है, उसके सजेशंस क्या हैं, एंड डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, सो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर पॉवर्टी, चैप्टर 4. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंज विच इज जनरली फाउंड इन एवरी इकोनॉमी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये चैलेंज है जो हर एक इकोनॉमी क्या कर रही है, एवरी इकोनॉमी में फाउंड हो रही है, वेदर डेवलप्ड और दी लेस डेवलप्ड, वो चाहे डेवलप्ड हो और लेस डेवलप्ड हो. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच all those who are able and willing to work fail to find work that earns them a living. ठीक है, so unemployment वो situation हो जाती है in which all those who are able, जो able भी है and willing to do work, और काम भी करना चाह रहा है but fail to find work, but वो fail हो जा रहा है कोई भी work को पाने में, that earns them a living, जो उनके living के लिए fruitful हो. ठीक है, so why situation, it refers to a situation all those are willing and able to do the job at the existing wage rate, but he or she doesn't get any job to fulfill his basic needs. So NSSO, so here the term is used, that is NSSO, so the full form is National Sample Survey Organization. So you can also write down in your books as well as copies. NSSO, that is National Sample Survey Organization. So जो ये NSSO होती है, यही अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कलेक्ट करती है. ठीक है, कोई होगा ना इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में, जो डेटा को कलेक्ट करेगा उससे रिलेटेड. सो NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, NSSO, तो यही जो NSSO है वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है. सो अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू NSSO, अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through the employment exchanges, intermediaries, friends or the relatives, or by the making applications to the prospective employers, or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of the work and remuneration. ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि ये सिचुएशन जहाँ पे ओइंग टू द लैक ऑफ वर्क, जिनके पास काम नहीं है, आर नॉट वर्किंग, वो वर्क भी नहीं कर रहे हैं, बट आर सीक वर्क थ्रू, और बट वो क्या कर रहे हैं, जॉब को सर्च कर रहे हैं. जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना, डिफरेंट, आपको पता होगा कि डिफरेंट मेल्स के थ्रू या डिफरेंट एक्सचेंज होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें न्यूज़ देते हैं, या एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ निकलती है कि यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो क्या करते हैं, रेगुलरली वो उन सारी चीज़ों को उनके कांटेक्ट में रहते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पे जॉब है, या इंटरमीडियरीज के थ्रू उन्हें पता करते हैं, फ्रेंड्स के पूछते हैं कि अगर कोई जॉब होगी तो बताना, रिलेटिव से पूछना, और बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक एप्लीकेशन देते हैं कि कोई भी अगर जॉब की रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई है वैकेंट, सो दे कैन कॉल मी, या ये सारी अपनी एलिजिबिलिटी बताना, एंड रिमनरेशंस. ओके, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस, और फिर वो अपनी विलिंगनेस भी एक्सप्रेस करते हैं दैट ही और शी वांट टू डू दी जॉब, और अवेलेबिलिटी फॉर द वर्क, और वो बताते हैं कि दे ऑल्सो आर द अवेलेबल अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द वर्क. जो भी वर्क की कंडीशन है, जो भी रिमनरेशन, जो भी सैलरी मिलेगी, they are ready to do the work. So many people in the rural areas do not go out to the search for a job. ठीक है, बहुत सारे people जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो जॉब को सर्च करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, बट स्टे होम व्हेन देयर इज नो वर्क, वो घर पे ही रहते हैं जब कोई काम नहीं रहता है. सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज बाय विच एन एम्प्लॉयड पर्सन इज आइडेंटिफाइड. तो बहुत सारी ऐसी वेराइटी हैं जिनके थ्रू अनएम्प्लॉयड पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. So economists defined unemployed person as one who is not able to get employment of even 1 hour in a half a day. ठीक है, so जो इकोनॉमिक्स हैं वो डिफाइन ये करते हैं कि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो हैं जो हाफ, मतलब अगर हम लोग बात करें इवन हाफ आवर भी वो एक डे में काम उन्हें नहीं मिलता है, वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू विलिंग टू वर्क, वो क्या है, एबल भी हैं एंड दे आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहते भी हैं, फेल टू गेट जॉब, बट उन्हें क्या है, वो फेल हो जा रहे हैं उन्हें जॉब के लिए एट द प्रीवेलिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट है उन्हें कोई भी वर्क नहीं मिल रहा है. सो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स
इनवॉलेंट्री आइडलनेस ऑफ द इंडिविजुअल। इनवॉलेंट्री मतलब उन्हें वो न चाहते हुए भी क्या है, आइडल है, मतलब फ्री है, इनएक्टिव है, पैसिव है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वही सिचुएशन है जब एनी इंडिविजुअल वांट टू डू जॉब, वो काम करना चाह रहा है बट उसे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। सो इट मीन्स वेस्टेज ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या है, वेस्टेज हो रहा है जो भी वैल्यूएबल सर्विसेज है ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो भी रिसोर्सेज हैं वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही हैं। सो हु आर परमानेंटली इनकैपेबल एंड ऑल दोज हु मे नॉट बी विलिंग टू वर्क आर नॉट काउंटेड वाइल मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करेंगे तो अगर जो भी परमानेंटली इनकैपेबल है, जैसे जिसमें हम लोग ने ले रहे थे हैंडीकैप्ड है, जो वो कैपेबल नहीं है, या बिलो द एज ऑफ द 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ द 60 ईयर्स, वो क्या है, वो विलिंग, वो काम करने में कैपेबल भी नहीं है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो विली नहीं है, उसका एबल भी नहीं है काम करने का, तो उसको कभी भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में मेजर नहीं करेंगे। सो ऑल्सो पर्सन बिलो द 15 ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सन अबव द 60 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट काउंटेड, उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे वाइल मेजरिंग द साइज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी हम लोग जो साइज है अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं। सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ द डेटा ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 3 सोर्सेज हैं डेटा के ऑन अनएम्प्लॉयमेंट में। सो रिपोर्ट ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, दैट इज here it is given that the national sample survey organization report of the employment and unemployment situation and directorate general of the employment and training data of the registration with the employment exchange, ठीक है। ये सारे क्या है, डेटा को बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सो दो दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, वो डिफरेंट एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट के बताते हैं। सो दे डू प्रोवाइड अस विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटी बताते हैं कि, और क्वालिटी बताते हैं कि किस किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होते हैं, एंड द वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री, और किस किस टाइप की वैरायटी में अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में फाउंड हो रही है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सो प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा, सो अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहला है दैट इज रूरल, सेकेंड वन इज दैट इज अर्बन, एंड द थर्ड वन इज दैट इज अदर टाइप्स, ठीक है। सो 3 क्राइटेरिया हम लोग ने डिवाइड किया किसको, टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल में 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड एंड द सीजनल, डिस्गाइज्ड एंड दी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में क्या होते हैं, एजुकेटेड और दी इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल। अब अदर टाइप्स में क्या क्या होते हैं, अदर टाइप्स में देयर आर 5 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, under employment, third one is structural unemployment, fourth one is frictional unemployment, and the last one is that is cyclical unemployment. So these all are the some types of the unemployment, ठीक है। ये सारे unemployment के टाइप्स हैं, जिसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसमें डिवाइड किया गया है। अब रूरल को 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आप लोग ने सुने भी होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब रूरल में ये 2 टाइप्स के फाउंड होते हैं। अर्बन में एजुकेटेड मतलब जिसके पास एजुकेशन है बट ही और शी डजंट गेट दी जॉब, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, वी विल डिस्कस। एंड द अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हो गए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये सारे क्या है आपके टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है। सो वी विल डिस्कस
ऑल दीज वन बाय वन, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो रूरल एरियाज में फाउंड होते हैं. ठीक है, रूरल एरियाज में क्या होते हैं? फाउंड होते हैं. सो कह रहा है कि डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड in rural areas than the urban area. Nearly 75% of the worker in rural areas are working in a primary sector. ठीक है, रूरल एरिया में 75% पीपल जो है वो किस में काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं. एंड वर्किंग इन दिस सेक्टर कॉजेज टू टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. और इस सेक्टर में काम करने पे क्या होता है कि टू टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड और सीजनल. सो लेट्स डिस्कस द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जिसको कह सकते हैं कि किसी सेम प्लेस पे अगर पीपल आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, इफ 5 पीपल आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, अब इनमें से अगर 2 को हम लोग वहाँ से विथड्रॉ भी कर लेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. तो वो वहाँ पे 2 पीपल आर जस्ट लाइक अ अनएम्प्लॉयड, क्योंकि अब क्या है, वही सैलरी वही जो वेजेस है वो 5 में मिल रहा है. ठीक है, बट अगर उन 2 को भी हम लोग विथड्रॉ कर दे रहे हैं तो उन तीनों में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उस हिसाब से 2 क्या हो गए? वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए. सो उसको बोलते हैं, ये दिखती नहीं है कि दे ऑल आर अनएम्प्लॉयड, बट वो लोग क्या होते हैं? वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. तो यही कह रहा है कि इकोनॉमिक्स हैव डिस्क्राइब्स मोस्ट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग in Indian farm as the disguised unemployment. So it is a situation when more than actually required number of workers are engaged in the work. ये वैसी situation होती है जहाँ पे actually required number workers जो हैं वो engaged हैं. So if some of them are withdrawn from the job, अगर उनको हम कुछ को क्या कर देते हैं? withdraw भी कर देते हैं, so the total output will remain unaffected. जो भी total output है वो क्या होगा? unaffected रहेगा. For example, if only 2 workers are needed on 4 acres of the land to carry various operation on this farm, actually 5 workers are working. ठीक है, जहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत है वहाँ पे 5 workers क्या हैं? काम कर रहे हैं. So then 3 workers are counted under the disguised unemployment. तो उसमें से 3 जो हैं वो उसको क्या बोला जाएगा कि वो डिस्गाइज्ड हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में कुछ भी वो डिफरेंस नहीं ला रहे हैं. प्रोडक्टिविटी अगर 2 पीपल भी अगर वहाँ पे फार्मर्स काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी उतनी ही होगी ना. अगर 5 काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए ना, बट कुछ भी चेंज नहीं हो रही. तो वो जो 3 पीपल हैं वो क्या हैं? अनएम्प्लॉयड है. नेक्स्ट वन इज दैट इज ओके. सो इट इज इसमें ही है डिस्गाइज में. सो इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. It is more clear from the fact that there has been a sharp increase in the number of people working in agriculture without any corresponding increase in the area under cultivation. ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में पीपल क्या करें? काम करें. और बट वहाँ पे कल्टीवेशन की जो लैंड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बट पीपल क्या है? वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. सो दस when all those who are apparently seen working in agriculture so are not able to contribute individually to the total output. ठीक है, वो जो वर्क कर रहे हैं तो वो कुछ भी आउटपुट में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वुड बी काउंटेड इन दी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो स्टडी काउंटेड इन द लेट 1950s stated that about 1/3 of the agricultural worker in the Indias are disguisedly unemployed. तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अगर 1/3 लोग क्या हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, स्टिल दे ऑल आर वर्किंग. ठीक है, सो दिस इज द डिस्गाइज्ड. नेक्स्ट वन इज दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज द अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया. सीजनल मतलब भी पता होगा कि अगर 12 मंथ्स हैं तो उनके पास क्या है? कुछ मंथ्स ही क्या होते हैं, जैसे खरीफ और रबी के जो भी क्रॉप है उनका प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग क्या किए हैं? जितने भी क्रॉप है उसको सो किए, बट उसकी कटिंग में क्या है? अभी हार्वेस्टिंग में टाइम है, तो दे डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब. तो वो क्या है? एक आइडल बैठे हुए हैं घर में. तो क्या है कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो भी क्या हो जाते हैं कि ऑफ सीजन में उनके पास वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. सो दिस इज दी seasonal unemployment. So this is the another common form of unemployment prevailing in India. It occurs because agriculture is seasonal in nature. Agriculture क्या है? वो seasonal है nature में. The farmers is unemployment in off season. जो farmers हैं वो unemployed हैं in off season. On an average, a farmer in India remain unemployed for about 6 to 7 months in a year. ठीक है, अगर एवरेज हम लोग देखते हैं तो फार्मर क्या है? वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं अराउंड 6 to 7
months. So if he grows just one crop in a year, अगर वो बस एक crop को ही produce कर रहा है, because he cannot prepare his land for any other crop in off season, he remained unemployed during this period. ठीक है, वो पूरे एक साल में बस एक ही crop को produce कर रहा है और दूसरे को वो produce नहीं कर पा रहा है because उसकी जो land है that is not वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए लैंड भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ना, कि वो और नेक्स्ट जो भी कमोडिटी है या जो क्रॉप है उसको प्रोड्यूस कर सके। तो वो बस एक ही क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद वो क्या है, वो लैंड क्या हो गई, फ्री हो गई, उसके पास कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फार्मर क्या हो गया, वो इन दैट केस अनएम्प्लॉयड। सो सम ऑफ दीज माइग्रेट टू दी अर्बन एरियाज, तो उसमें से कुछ क्या हो जाते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में टू फाइंड जॉब इन दी ऑफ सीजन में जॉब को फाइंड करने के लिए। एंड इफ दे आर नॉट एबल टू पिक अ जॉब देयर, अगर उन्हें वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल परसिस्ट, वहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो कंटिन्यूड ही रहती है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन मेनी अदर सीजनल एक्टिविटीज टू। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और अदर एक्टिविटीज में भी होती है, सच एज ब्रिक मेकिंग, जो भी ब्रिक मेक करते हैं। अब अगर रेनी सीजन है तो उनको तो एक प्रॉपर किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है जो ब्रिक बनता है, बट क्या हो गया कि रेनी सीजन है तो वहाँ पे भी वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। शुगर क्रेन क्रशिंग हो गया, या आइसक्रीम मेकिंग, अब आइसक्रीम विंटर सीजन में उसका यूज़ नहीं है तो वो फिर क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। वुलन प्रोसेसिंग, वुलन की जो भी क्लोथ्स हैं, वुलन की डिमांड कब रहेगी, विंटर में रहेगी, समर में उनकी कोई भी नीड नहीं है। सो दिस इज ऑल दीज ऑल्सो वन ऑफ दी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे भी क्या होते हैं, दे ऑल आर दी सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं।